नमस्कार, आपका द ट्रू हंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि भूटान और भारत एक बार फिर से बहुत बड़ी चर्चा में है, जहां पर हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की भूटान में विजिट होती है। उसके बाद काफी ज्यादा जो है वो एग्रीमेंट्स भी साइन किए जाते हैं। और ऐसे में मैं आपको थोड़ा पूर्व में ले जाता हूं, जहां पर भूटान और चाइना के बीच डोकलम ट्राई जंक्शन इशू को सॉल्व करने के लिए काफी बातचीत की गई है पिछले दिनों में। इस चर्चा को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल सीपी सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, ऐसे में सबसे पहला जो मेरा सवाल है उसको दागने से पहले मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। द 2017 चाइना इंडिया बॉर्डर स्टैंड ऑफ, also known as the Doklam issue, was a military standoff between Indian armed forces and the People's Liberation Military of China over the Chinese construction of a route in Doklam next to the Donglang Tri-Junction boundary. सर, सबसे पहले क्या है ये ट्राई जंक्शन का मामला, उसको ब्रीफ कीजिए। थैंक यू गौरव। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज फिर हम एक बड़ा अच्छा टॉपिक लेकर अपने दर्शकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ट्रू हंट इन द ट्रू सेंस, हंटिंग द करेक्ट टॉपिक्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पब्लिक। जो आपने पहले डोकलम की बात करी, तो डोकलम 2017 में बहुत चर्चा में रहा था। अगर आप देखें चाइना इंडिया के मैप को देखें, ये एक वैली है जिसको हम चुम्मी वैली बोलते हैं, जो चाइना का हमारी तरफ नीचे की तरफ को एक एरिया आता है, जिसके एक साइड में इंडिया है, दूसरे साइड में भूटान है, और ये वैली एक तरह से नीचे को चाइना के कब्जे में है। और चाइना इसको डैगर बोलता है, एक डैगर की तरह वो लेते हैं जो कि इंडिया की तरफ आ रहा है। और ये जो वैली है, यहाँ से नीचे बांग्लादेश है, और जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम बोलते हैं, हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये 25 किलोमीटर की एक स्ट्रेच है लैंड का, जिसमें से आपका रेलवे, रोड और एयर सारा कुछ इसी कॉरिडोर में होके निकलता है। तो चाइना की भी बड़ी इच्छा और रहती है कि किसी भी तरह से ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट कर दें और नॉर्थ ईस्ट को हम आइसोलेट कर दें और यहाँ से फौज आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये कोशिश उन्होंने 1962 में भी करी थी, कामयाब नहीं रहे। बीच में भी टाइम टू टाइम कोशिश करते हैं और कामयाब नहीं होते। इंडिया की साइड की जो डिफेंसेस हैं, जो चाइना के वेस्ट में आप कह सकते हैं, वो बहुत वेल फोर्टिफाइड हैं, बहुत अच्छे से हमने तैयार कर लिए हैं, और बहुत हमारी फौज वहां पे जागरूक है। तो अब उन्हें लगता है कि इंडिया की साइड से तो इसको और डैगर को या अपने जो वैली को नीचे तक और ले जाना बहुत मुश्किल है। तो अब वो कोशिश करते हैं कि जो भूटान की साइड है, जहाँ पे ये डोकलम का नाम है, जो एक ट्राई जंक्शन बनाता है चाइना, इंडिया और भूटान की साइड का, और जो चाइना ने जानबूझ के उस एरिया को डिस्प्यूटेड बोल देता है, जो भूटान की साइड का जो एरिया है, उस एरिया में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया। अपने एरिया में तो वो बहुत दिनों से कर रहे थे, और उन्होंने उन रोड्स को थोड़ा आगे एक्सटेंड करने की कोशिश करी, और वो डोकलम जो हाइट्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश करी। वो हाइट्स अगर चाइना के पास चली जाती तो वहां से आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ये जो हमारा रूट है रेल और रोड का, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आप डोमिनेट कर सकते थे बहुत दूर से अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा, फिर सब्सिक्वेंटली फायर पावर के द्वारा। तो उस टाइम इंडिया ने करेक्ट एक्शन लिया, क्योंकि भूटान की और हमारे साथ डिफेंस ट्रीटी है। भूटान के ऊपर अगर कोई संकट आता है तो हम उसके लिए मदद के लिए तैयार खड़े हैं। तो हमने उस टाइम पे जाके उस डोकलम हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया और चाइनीज को वहां से खदेड़ दिया। तो अभी चाइना तब से 2017 से लेके अब तक कितने 7 साल हो गए, 7 साल में उन्होंने करीब 25 मीटिंग करी है भूटान के साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इंडिया ने कहा है कि ये ट्राईपार्टाइट बातचीत के द्वारा ही सॉल्व होगा, बायलैटरल नहीं होगा, क्योंकि हमारा भूटान के साथ डिफेंस पैक्ट है। सर, बिल्कुल सही बात बोली आपने। मेरा जो आपसे अगला प्रश्न है वो इसी संदर्भ में है। सर, हाल ही में पिछले दिनों काफी चर्चा में न्यूज रिपोर्ट्स के हवाले से ये कहा जा रहा था कि भूटान और चाइना के बीच डोकलम इशू को सॉल्व करने के लिए काफी बातचीत चल रही है और वो बहुत क्लोज हैं उस इशू को निपटाने के लिए, और जहां पर भारत ने भी काफी नजर रखी हुई थी इस पे। तो सर, इस पे मैं एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा। द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग भूटान इज टू कन्विंस China and India that it will be sensitive to their security concerns, as it is difficult to balance their overlapping great power interest and ambitions.
तो भूटान जो है दोनों की तरफ काफी ज्यादा ये एक सवाल उठा रहा है कि दोनों को कन्विंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में किस तरीके से ये इशू सॉल्व होगा, और अभी तक जो बातचीत हुई है, जो कि न्यूज रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है, उनका क्या नतीजा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, भूटान जो है और इंडिया, वो कहते हैं ना, हमारा रोटी बेटी का संबंध है, एक छोटे भाई की तरह है। अभी भी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान ने क्या कहा था, बड़े भाई आपका स्वागत है। जी। तो वो मोदी जी को एक बड़े भाई की तरह लेते हैं। इसी तरह भूटान के लोग इंडिया को या इंडियंस को अपने बड़े भाई की तरह लेते हैं, उतना ही प्यार देते हैं। दोनों में बहुत अच्छे संबंध हैं और कल्चरल एफिनिटी है, कल्चरल एथिनिटी है, जोग्राफिकल अलाइनमेंट है। उनके नेचुरल एलई उस तरफ को पहाड़ी रास्ता है, और जो उनके रास्ते जो हैं वो इंडिया की तरफ को ही खुलते हैं, तो उनका सारा ट्रेड इंडिया की तरफ से ही ज्यादा होता है। तो ऐसे में चाइना बहुत कोशिश कर रहा है कि भूटान को अपने साथ मिलाने की, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि 25 मीटिंग्स हुई हैं, वो जी। 25वीं लास्ट मीटिंग में ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया, चाइना ने मीटिंग के बाद में, कि हम वी आर जस्ट ए ब्रेथ अवे फ्रॉम साइनिंग एन एग्रीमेंट विद यस। भूटान। तो यस। इंडिया को बहुत एकदम से खटक गया कि यार ये क्या हो रहा है, हमारी पीठ पीछे कोई ऐसी बातचीत तो नहीं हो रही है जो कि। और चाइना का प्रपोजल क्या था कि जो नॉर्थ में बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तुम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये डोकलम हमें दे दो। और वही तो सारे मुद्दे की जड़ है, वही बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। नॉर्थ वाले का तो कोई असर नहीं पड़ता है, तो इसीलिए चाइना वाले बहुत तेज हैं उस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए। और चाहे आप हमसे 1,000 गज जमीन ले लो, लेकिन ये 100 गज जमीन हमें दे दो, वो वाली बात कर रहे हैं। राइट। और इंडिया इस बात से बहुत सेंसिटिव है। उसके बाद मैं उस प्रश्न पे भी आ रहा हूं कि ऑब्वियसली अब जो है हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री की विजिट होती है भूटान, और ऐसे में जैसा कि आप जानते रहे हैं कि वो स्टेटमेंट आपने खुद ही बोली है, चाइना ने जो अपने बोला है कि आई एम क्लोज टू डूइंग एन एग्रीमेंट विद भूटान ऑन द इशू ऑफ डोकलम। सो उसके बाद ही तुरंत ही हमारे प्रधानमंत्री कुछ समय के बाद विजिट करते हैं भूटान, और वहां पे काफी तरीके से उनका स्वागत होता है और काफी बड़ा वेलकम मिलता है। जैसे आपने भी बोला, एक बिग ब्रदर की तरह उन्हें वेलकम किया जाता है, और साथ ही काफी एमओयूज, एग्रीमेंट्स, प्लान ऑफ एक्शन के साथ साइन किए जाते हैं। देखिए, भूटान के प्रधानमंत्री आए तो जैसे कि होता है, अपनी समस्याएं लेके आदमी अपने बड़े भाई के पास जाता है। तो जब चाइना का बहुत एग्रेसिव प्रेशर आ रहा था, तो भूटान के पास चार प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम एक एक को देखें, सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। भूटान की इकोनॉमी की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ 1.7% थी, जो कि बहुत कम है। नंबर वन, इकोनॉमिकल स्ट्रेस में है, उनकी इकोनॉमी काफी स्ट्रेस में है। जो टूरिज्म उनका मेन धंधा था वो काफी कम हो गया है। थर्डली, उनके जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है वहां पे। एंड चौथा, उनके जो सारा सामान जाता है, जैसे फ्यूल है, फूड है, वो सब सामान इंडिया से जाता है, उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, बहुत कॉस्ट जो है बहुत बढ़ रही है। तो उनकी इकोनॉमी के और ऊपर और दबाव पड़ रहा है। ऐसे में चाइना उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करो, और तुमको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। आप जानते हैं, हम कई बार कहते रहते हैं चाइना तो एक जमींदार की तरह है। तो ये जो पॉइंट लेके उनके प्रधानमंत्री इंडिया आए कि भाई ये हमारी समस्या है, आप इनको सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो दूसरी पार्टी हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है, हम उनके साथ हाथ मिला लेंगे। तो तुरंत ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसको रेस्पॉन्ड किया, वहां पे गए। और ये जो इलेक्शन की मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो लागू होने के बाद जनरली कोई प्रधानमंत्री देश के बाहर नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है। मोदी जी ने स्पेशल परमिशन ली इलेक्शन कमीशन से भूटान जाने के लिए, ये 2 दिन के विजिट के लिए। और वो वहां पे गए, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी कुछ सुधारा। जैसे कि पहले हम 5,000 करोड़ रुपए दिए थे उनको 12th 5 ईयर प्लान में, अभी 10,000 करोड़ डबल कर दिया हमने उनके जो इंडियन एड थी इन दी 13th 5 ईयर प्लान। और तो सबसे इससे सबसे महत्वपूर्ण बात तो सर, जो भूटान ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को वहां के एक बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने भारत देश को, जिसको समर्पण किया है उस अवार्ड को, कि ये मेरा नहीं, ये भारतीय जो लोग हैं ये उनका अवार्ड है। तो ऐसे में किस दृष्टि से आप उसे भी देख रहे हैं? जी, वो जैसे उनका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, एक तरह का वो अवार्ड उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को दिया है। वो एक हमारे लिए बहुत सम्मान की, बहुत गौरव की बात है कि भूटान के बाहर के किसी भी व्यक्ति को
और इस तरह का सम्मान भूटान ने पेश किया है। सर बहुत ही सही बोला, जहां पर हमारे लिए भूटान हमारा पड़ोसी देश भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में दोनों को बैलेंस करके हमारे जो हमारी डिप्लोमेसी है उसने इस पे काम किया है। तो मेरा जो अगला सवाल है सर, हम चर्चा करते हैं हाल ही में हुए एमओयूज पर। सबसे पहले बात करेंगे एमओयू ऑन जनरल सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, ऑयल, लुब्रिकेंट्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया टू भूटान। भूटान को काफी स्ट्रेस, इकोनॉमिक स्ट्रेस हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्यूल, बिकॉज उनके यहाँ तो अपना फ्यूल होता नहीं है। पूरा उनका 99% फ्यूल जो है दूसरे कंट्री से आता है, और मोस्टली बल्क ऑफ इट कम्स वाया इंडिया। जैसे ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, उनके यहाँ कोई रिफाइनरी भी नहीं है, तो सारा उनकी रिक्वायरमेंट इंडिया ही पूरा करती है। तो इंडिया ने एक तरह से उनको अश्योरेंस दी है ये एमओयू के द्वारा कि दोस्त, तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और फ्यूल के मामले में कभी तुमको कोई कमी नहीं होने। सर दैट्स जो अ वेरी नेक्स्ट एग्रीमेंट है वो है एग्रीमेंट फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ऑफिशियल कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये किस तरीके का कदम उठाया गया है, जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है उसको किस नजरिए से देख रहे हैं, प्लीज क्या कहना देखिए, चाहेंगे? मैं आपको बता रहा था, दूसरी प्रॉब्लम भूटान की है जो फूड इन्फ्लेशन। उनके यहाँ जो खाने की पदार्थों की जो चीजें हैं, उनकी रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत हेली कंट्री था, कोई ज्यादा फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है, सारा प्रोसेस्ड फूड इंडिया से ही उनके पास में जाता है। तो अभी ये एमओयू के द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि उनको, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम अपने पास ले रहे हैं, और उनको प्रोसेस्ड फूड हम उनको सस्ते रेट पे और अच्छे रेट पे हम उनको मुहैया कराएंगे, जिससे दोनों का ही फायदा होगा। सर ऑब्वियसली अगला जो एमओयू साइन किया गया है फील्ड ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के संदर्भ में और एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स को लेकर। देखिए, एक लाइन में कहूँ, भूटान के पास बहुत ही हाइड्रो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी है। जो उनकी पहाड़ी नदियां हैं, उनमें बहुत फ्लो में पानी आता है, और वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, काफी हाइड्रो एनर्जी जनरेट कर सकती है। दूसरे, सनशाइन के टाइम पे वहाँ पे सोलर एनर्जी को बहुत टैप किया जा सकता है। इंडिया आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का एक चैंपियन बन के, या पायनियर बन के उभर रहा है, और कितने ही देशों में हम बड़े बड़े सोलर पार्क्स लगा रहे हैं, जिससे उस कंट्री को भी फायदा है, हमको भी फायदा है। तो वही हम भूटान के साथ करने जा रहे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, जो पहले के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको जल्दी से कंप्लीट करेंगे, और सोलर एनर्जी को भी टैप करने की यहाँ से आगे शुरुआत करेंगे। सर जो अगला है, आज यूथ को सपोर्ट करने का जमाना है और स्पोर्ट्स में एक्टिव रहने का जमाना है। तो ऐसे में एमओयू ऑन कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स एंड यूथ, ये भूटान और इंडिया के बीच ये एक नई चीज देखी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, आप इंटरनेशनल उसमें देखें तो कोई दूसरा कंट्री एक दूसरे के प्लेयर को सपोर्ट नहीं करता है या उसको बढ़ावा नहीं देता है। एक इंडिया ही ऐसा है जो दूसरे कंट्रीज के प्लेयर्स को भी अपने यहाँ ट्रेनिंग देता है और उनको आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि उनके कंट्री में इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। इस तरह भूटान में बहुत पोटेंशियल है, जैसे जिम्नास्टिक्स में और बहुत सारे स्पोर्ट्स में उनकी लड़कियां, यूथ जो है वो बहुत पार्टिसिपेट कर सकता है, बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है। उसको टैप करने के लिए इंडिया उनको फैसिलिटीज दे रहा है कि आप हमारे यहाँ आके ट्रेन करिए, और भूटान का नाम ऊंचा होगा तो हमारा नाम ऊंचा होगा। सर बहुत ही सही बोला, और जहां पर इस संदर्भ में और आपके एक्सप्लेनेशन को देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हमारी तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, सबसे पहले पड़ोसी और उसके बाद द वर्ल्ड, एक परिवार की तरह है। एक तो ऑब्वियसली भारत ने जो स्पेस में अपनी योग्यता दिखाई है, इनोवेशन एंड देन रिजल्ट्स, चंद्रयान 3, मिशन ऑन सन, और अब जो है चांद पे मैन लैंडिंग ऑन मून की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में सर जॉइंट प्लान एक्शन ऑन स्पेस कोऑपरेशन विद भूटान किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भूटान बहुत छोटा कंट्री है, कहीं उसको ये ना लगे कि हम तो स्पेस में कभी जा ही नहीं सकते, हम तो इसमें कोई इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते। तो इंडिया ने बोला है कि हमारे जो स्पेस रिसर्च है, हमारे जो स्पेस की कामयाबी है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप ये मत दिल छोटा करिए कि आप स्पेस में कुछ नहीं कर सकते, छोटा कंट्री होने के नाते हमारी जो फैसिलिटीज है वो आपकी हैं। और भूटान के लिए हम जो उनके नेविगेशनल सैटेलाइट वगैरह हैं वो तैयार कर रहे हैं, उनको लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। यू नेवर नो, आगे जब हम मैंड
वो स्पेस में भेजेंगे स्पेसक्राफ्ट, उसमें हो सकता है भूटान का कोई मेंबर भी हो। जैसे अगर आपको याद हो, रशिया हमारा इंडिया का एक मेंबर लेके गए थे जी। स्पेस में, राकेश शर्मा जी। अपने वार्तालाप से आपके आगे एक बात रखना चाहूंगा, उसके बाद आपसे इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि जैसे कि भारत जो है भूटान का साथ दे रहा है एक बिग ब्रदर की तरह, जितनी पावरफुल एक कंट्री बन जाती है उसके बाद उसे दूसरे कमजोर देशों की या डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करनी चाहिए। ये एक उदाहरण के रूप में नहीं दे रहा भारत दूसरे देशों को? क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सही कह रहे हो गौरव, आपने बहुत अच्छी बात की। इंडिया हमेशा से, आप इतिहास में देखें तो, हिस्ट्री उठा के देखिए, इंडिया एक बिनाइन पावर के रूप में रहा है, यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, दूसरे की मदद ही करने की कोशिश करता है। इसी तरह हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, और भूटान हो, पाकिस्तान तो हमसे नाराज है, नहीं तो हमने पाकिस्तान की भी मदद करने की हमेशा कोशिश करी। और अफगानिस्तान, चाहे उनके पहले इतनी टेररिज्म चल रहा था, उनके यहाँ से टेररिस्ट सीख सीख के इंडिया में आ रहे थे, फिर भी हमारे काफी मिशंस अफगानिस्तान में चल रहे थे, जो वहाँ के आम जनता को मदद करने में सहायक होते हैं। तो और ये दुनिया के लिए भी, जो आप कह रहे हो, एक मिसाल है। जहां पर रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं, फिर क्या सॉल्यूशन निकल सकता है उस डोकलम ट्राई जंक्शन का, जो कि हमेशा चर्चा में बना रहता है? क्या कहना चाहेंगे सर? आखिरी सवाल है, आखिरी शब्द चाहूंगा। डोकलम भूटान का है, और भूटान उसको किसी भी कीमत पर, चाहे वो दूसरी जगह भी जमीन दे दे, चाहे कितने भी पैसे दे दे, भूटान कभी भी उसको चाइना को नहीं देगा। ये चाइना को समझ लेना चाहिए।